नमस्कार, जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी पे आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली आप सबने सुना होगा कि चीन ने हाल ही में अपने एक नए मैप को जारी किया है, जिसमें उसने भारत के लद्दाख के हिस्से को और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के हिस्से को अपना बताया है। साथ ही साथ साउथ चाइना सी के पूरे हिस्से को और जापान से विवादित हिस्से को भी अपना बताया है। इसके अलावा रसिया के भी कुछ हिस्से को उसने इस मैप में क्लेम किया है। तो भारत समेत जापान और आसियान देशों ने चाइना के इस नए मैप पे चाइना के सामने विरोध दर्ज कराया है और चाइना के इस मैप को पूरी तरीके से रिजेक्ट किया है। आश्चर्य की बात यह है कि रसिया ने अभी तक चाइना के इस मैप को रिजेक्ट नहीं किया है, लेकिन भारत समेत आसियान देशों ने, जापान ने मिल करके एक साथ चाइना के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाया है। तो हम इसी में से एक टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं कि आखिर चीन अरुणाचल प्रदेश पे अपने क्लेम को क्यों बार बार दर्शाता रहता है, क्यों ये कहता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इस वीडियो में डिटेल से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलिएगा। ऑल राइट, तो पहले आप थोड़ा इतिहास समझ लीजिए कि भारत का चाइना के साथ संबंध कैसे रहा है। देखिए, भारत और चाइना के बीच में जो संबंध रहा है इतिहास में तो बहुत ही अच्छे रहे हैं। और खास बात यह है कि भारत ने ही हमेशा चाइना के ऊपर सांस्कृतिक तौर पे, कल्चर के तौर पे डोमिनेट किया है। और इस बात को चाइना के बहुत बड़े बड़े विद्वान भी स्वीकारते हैं कि भारत ने बिना युद्ध किए कल्चरली चाइना के ऊपर 2000 सालों तक राज किया है। और खास बात यह है कि भारत का चाइना के साथ कभी भी बॉर्डर नहीं रहा है। भारत चाइना का कभी पड़ोसी देश नहीं हुआ है, ना ही चाइना भारत का कभी पड़ोसी देश हुआ है। चाइना के साइड हिमालय के उस पार नॉर्थ में जो भारत का पड़ोसी देश हुआ करता था वो था तिब्बत। लेकिन ये सब कुछ बदल जाता है जब 1949 में चीन में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्थापित हो जाती है। वहां पर इस एक ही पार्टी की सरकार स्थापित हो जाती है। तो धीरे धीरे ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस पूरे रीजन में अपना विस्तार करने लगती है। विस्तारवाद की नीति के कारण यह कई देशों को अपने कब्जे में ले लेती है, खास तौर से तिब्बत को। यहाँ पर आप ये जो सिंजियांग रीजन देख रहे हैं, जहाँ पे ये बताया जाता है कि चीन मुस्लिमों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करता है, इस रीजन को भी चीन अपने कब्जे में ले लेता है। तो चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो शुरुआत से ही इस विस्तारवाद की नीति में लगी हुई है, चाइना का विस्तार करती जा रही है। और चीन ने जब 1959 में तिब्बत को अटैक करके अपने कब्जे में लिया तो वहां के जो राजा थे, दलाई लामा, जो धर्मगुरु थे, वो अपने अनुयायियों के साथ वहां से चले आए भारत की तरफ। भारत में शरण मांगे और भारत ने भी उन्हें अपने देश में शरण दी और भारत ने भी उनका बहुत ज्यादा वेलकम किया और उनको एग्जाइल में रहते हुए भारत में तिब्बत की गवर्नमेंट चलाने का परमिशन भी दिया। हालांकि भारत उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। और खास बात यह है कि जब दलाई लामा जिस क्षेत्र से भारत में आए वो था अरुणाचल प्रदेश। वो अरुणाचल प्रदेश के रास्ते से ही वो भारत में घुसे थे। और खास तौर से एक एरिया है अरुणाचल प्रदेश का तवांग रीजन, वहां से दलाई लामा अपने अनुयायियों के साथ भारत में आए थे। और ये जो एरिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत और चीन दोनों के लिए। और चीन बार बार इसको तो हमेशा ही क्लेम करता रहता है कि ये पूरा एरिया चीन को बिलोंग करता है। अब आप समझिए कि चीन के लिए अरुणाचल प्रदेश इतना खतरा क्यों है। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर स्थित है जहां से भारत को ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एडवांटेज देता है। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस तरीके से है कि भारत यहाँ पे किसी भी मिसाइल को रख करके पूरे मेन चाइना को टारगेट कर सकता है। आप जो मैप में ये रीजन देख रहे हैं यही मेन चाइना है। वास्तव में पूरा चाइना यही हुआ करता था। चाइना ने बाद में विस्तार करते करते यहाँ तक पहुंचा है। तो अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे भारत चाइना के मेन लैंड को टारगेट कर सकता है। तो इसलिए चाइना बहुत डरा हुआ रहता है, बहुत घबराया हुआ रहता है कि भारत यदि स्थिति अपने यहाँ पे मजबूत करता है, अरुणाचल प्रदेश में अपनी स्थिति को मजबूत करता है, तो ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का अगर आप देखें तो ये बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है भूटान के साथ, तिब्बत के साथ और म्यांमार के साथ। तो हमारा अरुणाचल प्रदेश ये 3 देशों के साथ बॉर्डर को शेयर करता है। तो यदि यहाँ पे भारत मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय करे, अपनी स्थिति को बहुत ज्यादा मजबूत बनाए और साथ ही साथ घातक मिसाइलों को यहाँ पे तैनात करे, तो ऐसी स्थिति में चाइना के लिए बहुत ज्यादा खतरा होने वाला है। चाइना के मेन लैंड को बहुत ज्यादा खतरा होने वाला है। तो इसलिए भी चाइना यहाँ पे भारत की मौजूदगी से डरता रहता है। और दूसरी बात यह है कि ये जो पूरा रीजन है अरुणाचल प्रदेश का, यहीं से इस पूरे एरिया में यानी भारत के नॉर्थ ईस्ट एरिया में आराम से कब्जा किया जा सकता है। यानी अगर चाइना एक बहुत बड़ा अटैक लॉन्च करता है और भारत के जो डिफेंस है उसको तोड़ने में कामयाब होता है, तो इस पूरे एरिया से चाइना पूरे नॉर्थ ईस्ट पे नजर रख सकता है, पूरे नॉर्थ ईस्ट को कब्जा कर सकता है। तो भारत के लिए भी ये एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आप जानते हैं कि भारत एक डेमोक्रेसी है और चाइना में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक ऑटोक्रेसी है। यानी वहां पे एक सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट है। तो वहां पे जो पूरा
सिस्टम है वहां पे डेमोक्रेसी शोभा नहीं देता है चीन में। और भारत जस्ट उसके पड़ोस में एक ऐसा देश है जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। और इतिहास भारत का ऐसा रहा है कि हमेशा से ही भारत ने चीन के ऊपर कल्चरली डोमिनेट किया है। तो ऐसी स्थिति में भी चीन डरता रहता है कि कहीं न कहीं भारत की वजह से, जो कि भारत ने तिब्बतियों को शरण दी है, तो वहां पे ऐसी स्थिति बन सकती है, वहां पे डेमोक्रेसी के पक्ष में माहौल बन सकता है, वहां पे लोग डेमोक्रेसी की मांग कर सकते हैं और इसका असर मेन चाइना पर भी पड़ेगा जहां पे लोग डेमोक्रेसी की मांग कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत चाइना के लिए एक बहुत ज्यादा खतरा है। और इसीलिए 1959 में जब दलाई लामा भारत में आते हैं तो उस समय चीन भारत के खतरे को महसूस करते हुए 1962 में भारत के ऊपर अटैक कर देता है, भारत के ऊपर आक्रमण कर देता है। और उस समय से ही ये एक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा चीन के कब्जे में चला जाता है। इसका कारण ये होता है कि हमारी जो पॉलिटिकल विल थी वो बहुत कमजोर थी, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो इस युद्ध के लिए तैयार नहीं था, वो इस युद्ध को स्वीकार कर पाने में ही सफल नहीं हो पाया कि चीन ऐसा कर सकता है, जिसकी वजह से हमें एक बहुत ही बुरा हार झेलना पड़ा चीन के हाथों। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीन ने उस युद्ध से कुछ सबक नहीं लिया है। चीन को ये अच्छी तरीके से पता है कि यदि भारत में पॉलिटिकल सिस्टम मजबूत हो तो ऐसी स्थिति में भारत से टकरा पाना संभव नहीं है, क्योंकि भारत की जो सैनिक हैं उनकी वीरता को, उनके शौर्य को चीन 1962 में ही देख चुका है कि किस तरीके से भारत की सेना चीन के सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दी थी। पर पॉलिटिकल विल कमजोर होने की वजह से भारत को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। और इसके साथ ही एक और रीजन है जिसकी वजह से चाइना अरुणाचल प्रदेश के ऊपर अपने क्लेम को हमेशा दोहराता रहता है, और उसका रीजन है तवांग मोनास्ट्री। और ये क्लेम चाइना का बहुत ही हास्यास्पद है, आप जान करके हैरान हो जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि 1959 में जब चीन ने तिब्बत के ऊपर आक्रमण करके उसको अपने कब्जे में लिया, तो वहां पे उस टाइम वहां के दलाई लामा, जो वहां के बहुत बड़े धर्म गुरु हैं, जो वहां के राजा हुआ करते थे, वो अपने अनुयायियों के साथ भारत में आते हैं, वो भी अरुणाचल प्रदेश के तवांग एरिया से। और वो कुछ दिन वहां पे तवांग एरिया में रुके रहते हैं, क्योंकि तवांग मोनेस्ट्री अरुणाचल प्रदेश के हिस्से में एक ऐसी मोनेस्ट्री है जो पूरे दुनिया में बौद्ध रिलीजियन के मामले में तिब्बत के बाद दूसरी सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है। और इस तवांग मोनेस्ट्री के तिब्बत से बहुत ज्यादा अच्छे संबंध रहे हैं। तो इस कारण से चीन क्लेम करता है, चूंकि तिब्बत का बहुत ज्यादा संबंध रहा है तवांग मोनेस्ट्री से, वहां पे बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है, तो इस कारण से अरुणाचल प्रदेश चीन का हुआ, क्योंकि चीन का तिब्बत पे कंट्रोल है। और ये बहुत ही हास्यास्पद है, क्योंकि आप सोच कर देखिए कि यदि इस तरीके से कोई देश क्लेम करता है कि कोई एरिया उसको इस तरीके से बिलोंग कर सकता है, तो आप सोचिए कि पूरा तो बौद्ध धर्म ही हमारे देश से निकला है। और ये बौद्ध धर्म श्रीलंका से लेके, जापान से लेके, चीन से लेके, तिब्बत से लेके सभी जगह हमारे ही देश से फैला है। तो इस हिसाब से तो ये पूरा चाइना ही हमारा हुआ, पूरा तिब्बत ही हमारा हुआ। तो इस तरीके से हम भी क्लेम करने लगे तो चाइना क्या जवाब देगा। तो ये मैंने बताया आपको एक और रीजन, चाइना का बहुत ही हास्यास्पद रीजन, जिसकी वजह से चाइना अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है। इसके अलावा भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि अरुणाचल प्रदेश में जो भी नदियां आती हैं वो तिब्बत से होकर के आती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब तिब्बत पे चीन का कब्जा है और वहां पे चाइना बहुत सारे डैम बना रहा है, जिसकी वजह से भारत के ऊपर बहुत ज्यादा खतरा है, भारत के अरुणाचल प्रदेश स्टेट के ऊपर बहुत ज्यादा खतरा है कि ऐसी स्थिति अगर कभी उत्पन्न हो जाए कि चीन अपने डैम से पानी को एक ही साथ छोड़ दे, तो अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। क्योंकि जो तिब्बत से जो सैंगपो रिवर है जो निकलती है, जो बाद में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जिसको सियांग नाम से जाना जाता है, बाद में आगे बढ़ते हुए वो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। इस पर चाइना बहुत ही बड़ा डैम बना रहा है। और खास बात यह है कि साल 2000 में चाइना ने जो इस पूरे रिवर पे एक डैम बनाया था, वो उसमें कुछ ब्रीच हो गया, उसमें कुछ कमी आ गई, वो डैम ब्रीच हो गया था, जिसकी वजह से बहुत सारा पानी डैम से इस नदी में आ गया और भारत के अरुणाचल प्रदेश और पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत ही ज्यादा हैवॉक क्रिएट हो गया था। इस बाढ़ की वजह से, इस पानी की वजह से जो चाइना के डैम से निकला था, उससे भारत में लगभग 30 लोगों की जान चली गई थी, साथ ही साथ 100 लोग मिसिंग हो गए थे। तो चाइना नदियों के पानी को भी भारत के खिलाफ एक वेपन के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। तो भारत को ये भी एक बहुत बड़ा डर है। इसके अलावा ये जो पूरा अरुणाचल प्रदेश का रीजन है, इसमें बताया जाता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में खनिज पदार्थ हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा मात्रा में है, जहां पे भारत अभी इतना एक्सट्रैक्ट नहीं किया है, इतना खोज नहीं किया है, इतना सर्च नहीं किया है इन नेचुरल रिसोर्सेज का। वहीं बताया जाता है कि चोरी चोरी चीन ने इन सभी चीजों का खोज किया है, इन सभी चीजों का पता लगाया है। तो नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से भी चीन अरुणाचल प्रदेश पे क्लेम करता रहता है। तो ये भी एक रीजन है चीन का अरुणाचल प्रदेश पे क्लेम करने का। इसके अलावा आप सभी को बताता चलूं कि 1914 में यानी 1914 में शिमला में एक कन्वेंशन को साइन किया गया था, क्योंकि उस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों के अंडर में था, भारत में अंग्रेजों का शासन था। और उस समय 1914 में शिमला
शिमला में एक कन्वेंशन को साइन किया गया, एक एग्रीमेंट को साइन किया गया, जिसमें तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव्स, चाइना के रिप्रेजेंटेटिव्स, इसके अलावा भारत की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जिसमें भारत और तिब्बत के जो बाउंड्री लाइन है उसको अलग किया गया था, उसको रेखांकित किया गया था, जिसको मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। और इस मैकमोहन लाइन को चाइना एक्सेप्ट नहीं करता है, चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो एक्सेप्ट नहीं करती है। और उसका कारण बस यही है, आप जानते हैं कि उसकी विस्तारवाद की नीति, उसके मन में ये जो विस्तारवाद का जहर बना हुआ है, भारत और चीन के सीमा विवाद में वही सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। और निश्चित तौर से ये विस्तारवाद का जहर चीन के लिए बहुत ही बुरा साबित होगा, चीन को बहुत ही बुरा मात खाना पड़ेगा अपनी इस नीति की वजह से। और अरुणाचल प्रदेश की यदि बात करें तो अरुणाचल प्रदेश भारत का हमेशा से अभिन्न हिस्सा रहा है, अभिन्न हिस्सा अभी भी है और हमेशा रहेगा। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के जिस पार्ट पे भी चीन ने कब्जा किया है, अक्साई चीन पे चीन ने जो कब्जा किया है, भविष्य में ये हमारे लिए जरूरी है कि हम उस अपने एरिया को फिर से कब्जा करें, उस एरिया से चीन को हटाएं। वो हमारा जमीन है, हमारे देश की जमीन है, भारत का जमीन है और हम किसी भी कीमत पे चीन का उस पे कब्जा नहीं चाहते हैं। तो ये था पूरा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वेरियस रीजन से चीन अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।